कैरियर कहाँ से शुरू किया और इसकी इब्तदा फैसलाबाद से हुई या फैसलाबाद का कौन सा इलाका था, कहाँ से पले बड़े? मेरा ताल्लुक मुलवानी हरला से है, जो कि फैसलाबाद का एक बड़ा ही दूर दराज का आबाई गांव है। मुलवानी हरला में अब तक कोई भी केमिस्ट्री का कोई भी स्टूडेंट नहीं रहा इन टर्म्स ऑफ मास्टर्स एंड पीएचडी। घर से जो मैं फजर टाइम निकला करता था, लेकिन अब्दुल्लापुर से मैं पंजाब कॉलेज का जो 3 किलोमीटर का फासला था वो चल के करता था। तो मेरे बाप का ख्वाब था कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊं, और मैं इंजीनियरिंग में नहीं जा सका क्योंकि मैंने एंट्री टेस्ट दिया ही नहीं था। ये एक राज था जो मैं आज यहाँ पे शाम भी कर रहा हूँ। तो मैंने जीसी में अप्लाइड केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट चूज किया। 3rd सेमेस्टर में ना मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था, वहाँ पे ना एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ था नैनो केमिस्ट्री के ऊपर। मैंने कहा ये कुछ है। मीनवाइल उन्हीं दिनों में हमारे जीसी यूनिवर्सिटी में एक नए प्रोफेसर थे, उनकी एंट्री। The things which he delivered to me like as a mentor, as a father, as a friend, as a brother, वो कोई भी नहीं कर सका। ये लकीली बात थी कि उनकी भी रिसर्च नैनो केमिस्ट्री में थी, तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये ऐसे ऐसे। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं रिसर्च पेपर्स पढ़ने शुरू कर दिए। पढ़ते पढ़ते फिर मुझे इस टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा जो हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्लॉ था, तो मैंने इन चीज़ों को फिर डिस्कस करना शुरू कर दिया डॉक्टर इकराम के साथ। फिर मैं डॉक्टर इकराम के जरिए, उनके ही रेफरेंस के जरिए मैं बड़े बड़े जो प्रोफेसर थे उस टाइम के, उनसे मिलने लग पड़ा। अचीवमेंट ये रही कि मैं बीएस में आई थिंक सो पाकिस्तान का पहला स्टूडेंट था तब जिसने 3 पेपर पब्लिश किए थे और एक पहली बुक पब्लिश की थी जो कि नैनो मेडिसिन के ऊपर थे। ये मेरे बीएस में, और वो इंटरनेशनल लेवल की थी, अल्जवायर के। 2019 में मैंने इस बुक का प्रपोजल डॉक्टर इरशाद हुसैन उनको भेजा, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं नहीं कर सकता, आप किसी और को देख लें। एंड रिसेंटली ही मेट मी एंड ही सेज दैट आई डिनाइड दैट ऑफर, और आज भी मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने उस ऑफर को डिनाई किया। मेरे आप अल्लाह ताला उनको जन्नत, वो मेरे आइडियल भी थे, मेरे दोस्त भी थे, यार बेली भी थे। बीएस तक उनकी गोद में से उन्होंने मुझे एक चीज कही थी कि पैसा तक कंजरा को भी बहुत, आपको रिस्पेक्ट कमानी चाहिए, इज्जत कमानी चाहिए। पैसा कमाया नहीं जाता, पैसा बनाया जाता, और वो बन जाता है जब आप फोकस और टाइम दें। 2022 में यूरोप जा रहा था, तो मेरे बाप की एक स्टेटमेंट थी, तू जाना है तो मैं मर जाऊं। आज भी उनकी कमी वही फील होती है। उन्होंने मुझे देख लिया था कि मैं ऐसा बन जाऊंगा या ऐसा हो जाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, पॉडकास्ट विद सरदार अमीन जितोई में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं सऊदी अरब और मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक में और उसके साथ साथ पाकिस्तान में ऑल टाइम यंग साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवैस अहमद। अवैस साहब, कैसे आप? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम। अवैस साहब, वेलकम टू द पॉडकास्ट। सबसे पहले तो आप क्या कहते हैं कि पूरी दुनिया में आपने अपने नाम का, अपने काम का लोहा मनवाया है। कैरियर कहाँ से शुरू किया और इसकी इब्तदा फैसलाबाद से हुई या फैसलाबाद का कौन सा इलाका था, कहाँ से पले बड़े और कहाँ पे तालीम हासिल की? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जो आपने इनवाइट किया और आपने एक किस्म का ये अवार्ड ही मेरी तरफ शिफ्ट किया, जिसको मैं पसीराई करूँगा। अच्छा, जो मेरी लाइफ थी बचपन की और जो स्ट्रगल्स थी, आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल्स। तो मेरा ताल्लुक मुलवानी हरला से है, जो कि फैसलाबाद का एक बड़ा ही दूर दराज का आबाई गाँव है। ये कौन से इलाके में? जुमरा वाली साइड पे, जुमरा वाली साइड में मुलवानी हरला। मुलवानी हरला में अब तक कोई भी केमिस्ट्री का कोई भी स्टूडेंट नहीं रहा इन टर्म्स ऑफ मास्टर्स एंड पीएचडी। तो जब मैंने एफएससी ख़त्म की तो उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में स्टार्ट की। इससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि एफएससी करने के लिए मैं फैसलाबाद के उस गाँव से चनाब का, ये इधर चनाब साइड पे पंजाब कॉलेज था, जो इधर आपके इस साइड पे अब्दुल्लापुर वाली साइड पे, तो यहाँ पे मैं एज अ टैलेंट बेस सिलेक्ट हुआ था। तो मैं वहाँ पे घर से जो मैं फजर टाइम निकला करता था, और वहाँ से फिर बस पकड़ता था सुबह के टाइम, फजर के टाइम। और अबू जी इस वक्त मुझे 50 रुपया किराया देते होते थे, ये किराया है जो आने जाने का होता था। तो उसमें मैं पहले बस पे बैठता था, वो 10 रुपए लेते थे। आगे से निशाताबाद बस उतार देती थी, निशाताबाद से अब्दुल्लापुर आता था, 10 रुपए वो लेते थे, और ऐसे ही 10 रुपए वापसी भी होते थे। लेकिन अब्दुल्लापुर से मैं पंजाब कॉलेज का जो 3 किलोमीटर का फासला था वो चल के करता था, पैदल। आज भी मुझे याद, मैं जब भी इस रोड से गुजरता हूँ तो मुझे वो पैदल वाला सफर याद आता है। तो ये जो अंडरपास बना था, ये मेरे बिल्कुल वो उन दिनों में बना था, 2011 से 13 में ये अंडरपास तब बना था, और तब मैं यहाँ पे एफएससी कर रहा था। फिर हर बाप का ख्वाब होता है कि मेरा बेटा या तो मेडिकल में जाए या इंजीनियरिंग में जाए। तो मेरे बाप का ख्वाब था कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊँ,
और मैं इंजीनियरिंग में नहीं जा सका क्योंकि मैंने एंट्री टेस्ट दिया ही नहीं था। ये एक राज था जो मैं आज यहाँ पे शाम भी कर रहा हूँ। हालांकि मैंने अब्बू को बताया था कि मैंने एंट्री टेस्ट दिया है, लेकिन मैंने नहीं दिया था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने कहा कि मेरा एंट्री टेस्ट में सिलेक्शन नहीं हुई, तो अब्बू जी ने कहा कि कोई और फील्ड चूज कर ले। तो मैंने जीसी में अप्लाइड केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट चूज किया। हालांकि मेरे नंबर इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अप्लाइड केमिस्ट्री नया डिपार्टमेंट था, तो इन्होंने रख लिया। उन्होंने कहा कि चलो थोड़े नंबर हैं लेकिन रख लेते हैं। तो यहाँ से अपना सफर जो है ना केमिस्ट्री की तरफ शुरू किया। पहले 2 सेमेस्टर मैंने ऐसे ही गुजारे जैसे एक स्टूडेंट गुजारता है, आइडियल ना पढ़ना, दोस्तों के साथ गप्पे लगाना, इधर उधर घूमना। 3rd सेमेस्टर में ना मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था लाइब्रेरी में बैठे हुए, तो वहाँ पे ना एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ था नैनो केमिस्ट्री के ऊपर। आई हैव रेड इट ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ऑन दैट डे। तो मैंने कहा ये कुछ है, इसमें क्या है मुझे समझ नहीं लगी, लेकिन कुछ है, क्योंकि उस वक्त इतना नॉलेज नहीं था और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज का ये स्टैंडर्ड भी नहीं है कि वो ग्रेजुएशन के टाइम आपको रिसर्च की तरफ शिफ्ट कर सके। तो मैंने उस आर्टिकल को पढ़ा, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। मीनवाइल उन्हीं दिनों में हमारे जीसी यूनिवर्सिटी में एक नए प्रोफेसर थे, उनकी एंट्री हुई। इनका नाम डॉक्टर इकराम अहमद है और मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में उनका जिक्र भी किया। आज मैं वो पूरी हिस्ट्री बता देता हूँ कि मैं उनको मेंटर क्यों कहता हूँ। असल में वो मेरे सुपरवाइजर भी नहीं थे, ना कहीं किसी डॉक्यूमेंट पे वो आज भी मेरे सुपरवाइजर कहीं भी नहीं है। उनका ये गिला हमेशा मुझसे रहा है कि अवैस मेरा सुपर स्टूडेंट नहीं है, लेकिन हर जगह पे मेंशन अवैस ने इकराम साहब को ही किया है। उसकी रीजन थी कुछ और, उसमें ये था कि वो एक तो मेरे सुपरवाइजर नहीं थे, ऊपर से द थिंग्स व्हिच ही डिलीवर्ड टू मी लाइक एज अ मेंटर, एज अ फादर, एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, वो कोई भी नहीं कर सका। तो 3rd सेमेस्टर में उनकी एंट्री आई और उन्हीं दिनों में ही मैंने वो आर्टिकल पढ़ा हुआ था। तो मैंने उनको कहा सर ये मुझे समझ नहीं आई, ये है क्या, रिसर्च कहते किसे? तो उन्होंने मुझे बिठाया, उन्होंने मुझे समझाया और ये लकीली बात थी कि उनकी भी रिसर्च नैनो केमिस्ट्री पे थी। जो आर्टिकल मैंने पढ़ा था वो भी नैनो केमिस्ट्री पे था और जो रिसर्च थी डॉक्टर इकराम अहमद की वो भी नैनो केमिस्ट्री पे। तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये ऐसे ऐसे है। तो मैंने कहा सर मैं रिसर्च करना चाहता हूं। अच्छा, ये यहाँ तक तो आप पहुंचे, लेकिन ये जो एक बीच पे जो आप स्कूलिंग किया आपने एक किस्म का आप कॉलेज लाइफ गुजारी, अच्छा ये जो दौर था एक किस्म का, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ जो आज तक आपको याद हो? क्योंकि यहाँ पर तो आप एक किस्म का बिल्कुल पहुंच गए ना कि आप नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर एक किस्म का अपने किस्म का एक्सट्रीम लेवल शुरू करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ये जो स्ट्रगल का दौर था, कौन सी ऐसी चीज़ जो अब भी आपको याद आती है? मैट्रिक में सबसे अच्छा दौर ये था कि हम साइकिलों पे जाते होते थे। आज भी मैं वो देखता हूँ ना, पटरी की लाइन के साथ हमारे वो साइकिल लगे होते थे, लाइनों के साथ हम जा रहे हैं। तो मैंने अब नहीं देखा कि स्टूडेंट साइकिलों पे जा रहे हैं, क्योंकि अब दौर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो गया। हर एक के पास मोटरसाइकिल है, हर घर में है मोटरसाइकिल, तो एटलीस्ट है। तो वो जो साइकिलों का दौर है, या वो बसों के साथ वो स्टूडेंट्स की लड़ाई झगड़ा, या साइकिल स्टैंड में साइकिल को साफ करने वाला टाइम, या वहां पे वैसा, या फिर वो 10 रुपए की जो नान टिक्की, दैट वाज रियली प्लेजेंट फॉर मी। कि वो फिर अगर मैं उससे पीछे जाऊं, उससे पिछली स्कूलिंग जो कि प्राइमरी की थी, तो उसमें मेन एलिमेंट ये था कि वो हमारे प्राइमरी वाले टीचर की मार, जो कि मैं कभी भी नहीं भूल सकता। और वो 1 से 2 बार पड़ी थी और उसने हड्डियों तक असर अपना छोड़ा था। जो कि आज सबसे बड़ी तो ये बात है कि हम आज के स्कूल्स में स्टैंडर्ड ही नहीं है मारने का, बल्कि हमने ये स्लोगन दिया है कि मार नहीं प्यार, जिसके बेनिफिट्स भी हैं। अच्छा, वो जो साइकिल से एक लड़के ने अपना स्टूडेंट कैरियर शुरू किया, आज गाड़ियाँ, आप बाहर जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, एक किस्म का हर जगह पे आपको पजीरे, इस पूरे दौर में एक किस्म का जारी बात है आपने ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है एक किस्म के इसके ऊपर अबूर हासिल किया। यहाँ पे जब जीसी में थे तो उस वक्त फिर ये कैसे आप कैसे ये किस्म का ये साइंटिस्ट कैसे बन गए? वही मैं जब बता रहा था कि उसके बाद मैंने जानना शुरू किया और ज़्यादा जानना शुरू किया, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं रिसर्च पेपर्स पढ़ने शुरू कर दिए। पढ़ते पढ़ते फिर मुझे इस टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा जो हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्लॉ था, 2 फ्लॉज थे। पहला, हमारे पास वेस्ट वाटर बहुत ज़्यादा था। दूसरा, हमारे पास लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा, जो कि आजकल भी है। तो मैंने इन चीज़ों को फिर डिस्कस करना शुरू कर दिया डॉक्टर इकराम के साथ। फिर मैं डॉक्टर इकराम के ज़रिए, उनके ही रेफरेंस के ज़रिए मैं बड़े बड़े जो प्रोफेसर्स थे उस टाइम के, उनसे मिलने लग पड़ा। तो आई गेट द नॉलेज एंड आई डिलीवर्ड इट
फिर वो पोस्टर प्रेजेंटेशन, ओरल प्रेजेंटेशन, जो कि हमारा पीएचडी का स्टूडेंट अब करता है, मैंने बीएस में करना शुरू कर दिया। अच्छा। तो जब वो करना शुरू कर दिया तो तब मुझे आहिस्ता आहिस्ता उस पर ग्रिप आना शुरू हो गई। फिर डॉक्टर इकराम ने कहा कि हम ना ऐसा करते हैं, हम प्लांट्स बेस्ड रिसर्च करते हैं, प्लांट्स के साथ वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट करते हैं, प्लांट्स के साथ नैनो पार्टिकल्स तैयार करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, हम कर लेते हैं। हमने स्टडी डिजाइन की। तो ये मेरा मास्टर्स का दौर है। बीएस के दौर में सबसे बड़ी अचीवमेंट ये रही कि मैं बीएस में आई थिंक सो पाकिस्तान का पहला स्टूडेंट था तब जिसने 3 पेपर पब्लिश किए थे और एक पहली बुक पब्लिश की थी जो कि नैनो मेडिसिन के ऊपर थे। ये मेरे बीएस में, और वो इंटरनेशनल लेवल की थी, अल्ज़वायर की। यहाँ पे मजे की बात ये है कि 2019 में मैंने इस बुक का प्रपोजल माशाल्लाह आज भी वो एक रिनोन्ड साइंटिस्ट है पाकिस्तान में, डॉक्टर इरशाद हुसैन, उनको भेजा कि डॉक्टर साहब हम आपके साथ ये बुक करना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं नहीं कर सकता, आप किसी और को देख लें। तो हमने फिर किसी और के साथ की, एंड रिसेंटली ही मेट me and he says that I denied that offer, और आज भी मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने उस ऑफर को डिनाई किया। मैंने कहा नहीं सर, आगे भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, हम मिलके करेंगे। फिर अब ये जो प्लांट्स बेस्ड रिसर्च थी ये अब मेरी मास्टर में शिफ्ट हो गई, क्योंकि बीएस तो मेरा खत्म हो गया 2019 में, मैं मास्टर में आ गया। मास्टर में डॉक्टर इकराम अहमद जिस यूनिवर्सिटी से शिफ्ट हुए, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, और उनका मुरीद भी उनके पीछे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। तो वहाँ पे फिर हमने रिसर्च की। वहाँ पे ये है कि मुझे प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिला वहाँ पे, यानी कि एक तो प्रोफेसर्स बहुत अच्छे थे, जैसे कि प्रोफेसर आरिफ नज़ीर थे, डॉक्टर उमर यूनुस थे, डॉक्टर परवेज भट्टी थे, तो डॉक्टर दुरे नजफ थी, और भी ढेर सारे, यानी कि जितनी भी फैकल्टी मेंबर्स वहाँ पे थे, उनमें से किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि आप ना करें। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर कभी भी किसी ने नहीं कहा। जीसी में 1-2 हुए वाकया जो कि मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि जीसी में मुझे क्या ट्रबलनेस आई जब मैंने रिसर्च स्टार्ट की थी। तो हमने वो रिसर्च स्टार्ट की और हमने जैस्मिन, चंबेली के जो फूल हैं पहली बार यूज किए, और जब मैंने यूज किए तो उसने प्लांट्स के जरिए वेस्ट वाटर को रिकवर कर दिया। फिर हमने उसी पेपर को पेटेंट करवाया और वो यूएस पेटेंट हुआ और वो पब्लिश हुआ, जिस पे रिसेंटली काफी वो हॉट टॉपिक भी रहा, मीडिया में भी रहा और उसमें भी रहा। और फिर उसी रिसर्च पेपर के बेस पे सऊदी केमिकल सोसाइटी ने मुझे इनवाइट किया और मैं वहाँ पे एज अ स्पीकर था। अब वहाँ पे मैंने अपनी टॉक दी। तो टॉक के बाद वो एक फ्लायर पब्लिश करते हैं जिसमें तीनों स्पीकर्स को मेंशन किया जाता है। ये मैंने जब जो पीएचडी का मेरा जर्नी था, ये उसके एक कड़ी है कि मुझे पीएचडी में इतना अच्छी जगह पे एडमिशन कैसे मिला। उसमें ये जो टॉक है ये मेन सीक्रेट था। टॉक हो गई, वो पम्फलेट पब्लिश हुआ, तो बाय मिस्टेक मैं सेंटर में था और जो बड़े स्पीकर्स थे जो कि मेरे बाद में सुपरवाइजर भी बने, डायरेक्टर भी बने, वो मेरी लेफ्ट साइड पे थे और एक रिनॉन्ड साइंटिस्ट मेरे राइट साइड पे था। तो वो पब्लिश हो गया। अब उनको था कि मैं कोई बड़ा साइंटिस्ट हूँ, हालांकि आई वाज अ स्टूडेंट। तो उन्होंने मुझे ईमेल की, उन्होंने कहा आप कौन हैं, अपनी डिटेल्स दे। तो मैंने उनको बताया कि मैं स्टूडेंट हूँ और मैं ये काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे अप्रोच किया एंड देन वी राइट अ प्रोजेक्ट। तो उस प्रोजेक्ट पे हमने यूरोप से 1.6 बिलियन यूरोस की ग्रांट हासिल की, यूरो होरिजॉन की, जो आज तक की सबसे बड़ी ग्रांट है। एंड मैं पाकिस्तान का नहीं बल्कि एशिया का पहला स्टूडेंट था जो एज अ मैरी क्यूरी साइंटिस्ट की पोस्ट पे यूरोपियन यूनियन में गया। एंड देन आई स्टार्टेड द रिसर्च ओवर देयर। फिर उसके बाद पब्लिकेशंस आते गई, प्रोजेक्ट्स आते गए, बुक्स पब्लिश हुई, पेटेंट्स पब्लिश हुए। तो 2022 में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्डोबा में टॉप 10 पोजीशंस में था। प्रोफेसर्स की रैंक में, एंड आई वाज द स्टूडेंट देयर, लेकिन प्रोफेसर्स की रैंक में मैं टॉप 10 में था। फिर 2023 में टॉप 2% साइंटिस्ट की लिस्ट पब्लिश हुई। आई वाज वेरी होपफुल के शायद मेरा नाम आ जाए। तो 2023 में आई वाज द ओनली वन इन द वर्ल्ड who have been scored top 2% scientist position in the world during PhD। पूरी दुनिया में। अच्छा, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, ये जाहिर बात है कि आपने इतनी मेहनत की, ये क्या वजह है कि आजकल का स्टूडेंट वो मेहनत नहीं करता, वो रिसर्च की तरफ ध्यान नहीं देता? इसकी वजह क्या यूनिवर्सिटीज का माहौल है या स्टूडेंट्स की किस्म की अदम दिलचस्पी है इस तरफ? अच्छा, उसमें ये है, मैं वही जो बीएस की स्टोरी मैंने पहले कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या फेज मुझे चैलेंजेस जो मेरे सामने आए, ऑब्स्टेकल्स। उसमें ये है कि मैं डॉक्टर शफाकत का जरूर जिक्र करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत हद तक सपोर्ट भी किया जीसी में, और स्टिल मैं उनके साथ बहुत हद तक कनेक्टेड भी हूँ पर्सनल टर्म्स में भी, कि उन्होंने बहुत हद तक मुझे सपोर्ट किया। अब बात आती है कि वाई
आवर स्टूडेंट्स आर स्टिल बैक रेदर देन यूरोपियन पीपल। उसमें ना सबसे पहले है कि हम बहुत जल्दी फेड अप हो जाते हैं। अच्छा। आज हमारे स्टूडेंट को आज ही अभी ही डॉलर चाहिए, पैसा चाहिए, स्किल नहीं चाहिए उसे, पैसा चाहिए। वो जैसे भी आए, वो 2 नंबरी से आए, वो किसी और तरह से आए, बट ही नीड्स मनी रेदर देन स्किल। दूसरा मेन फॉल्ट, हमारा फोकस नहीं रहा। हमने हर चीज के पॉजिटिव भी इफेक्ट्स हैं, नेगेटिव भी इफेक्ट्स हैं। मोबाइल है, लैपटॉप है, ये आजकल टिकटॉक, इंस्टा पे तो यूज हो रहा है, बट नो वन इज लर्निंग के हम पढ़ क्या रहे हैं। आज हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है, सीजीपीए कौन सी आएगी, कितनी आएगी, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर लेने, और कौन से नोट्स से पढ़ के पेपर को सिक्योर करना है। हमने ये कभी भी नहीं सोचा कि जो हम पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे, ना हमने कभी जानने की कोशिश की। हमारा रोना यही है, टीचर ने हमें पढ़ाया नहीं और हमने पढ़ा नहीं। लेकिन रिसर्च की तरफ भी ध्यान कोई नहीं है। नए देखिए, आप जैसे एक किस्म के आपने मेहनत की, आपने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया, और सबसे बड़ी बात ये कि आप देखिए 2% साइंटिस्ट पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोब में आप एक किस्म का ऐसे आए। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान में इस चीज़ के ऊपर काम नहीं किया जाए? यूनिवर्सिटीज़ का मुझे लाजमी बताइएगा, क्या यूनिवर्सिटीज़ का माहौल इस तरफ जो है वो जाने नहीं दे रहा, या कुछ और वजूहत है? अच्छा, उसमें ये है कि डेफिनेटली यूनिवर्सिटीज़ में रिसोर्सेज की कमी है। इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के मद्दे मुकाबिल हैं या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। रिसोर्सेज की कमी है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट जरूर रेज होता है कि अगर आप अपने आप को टफ टाइम में सरवाइव करना सीख जाते हैं, तो जो इजी टाइम है उसमें आप परफॉर्म करना भी सीख जाते हैं। अगर आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है। हम रिसोर्सेज की कमी कह सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि रिसोर्सेज हैं ही नहीं। दूसरी बात होती है टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन। उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि दोनों को एक दूसरे पे ही ट्रस्ट नहीं है। हाँ, ना टीचर को ट्रस्ट है स्टूडेंट पे, ना स्टूडेंट को ट्रस्ट है टीचर पे। टीचर कहता है ये काम करो, स्टूडेंट कहता है सर हो जाएगा, और हमें भी पता है कि स्टूडेंट वो काम नहीं करता। एंड एट द एंड इन द रिजल्ट स्टूडेंट फेड अप। अब स्कॉलरशिप्स हैं, प्रोजेक्ट्स विनिंग हैं, उसमें पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि टीचर स्टूडेंट उसमें इंटरेक्ट कितना कर रहे हैं, अपना वो कितना दे रहे हैं, टाइम कितना दे रहे हैं, फोकस कितना कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर प्रोजेक्ट्स किसी के पास हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सबके पास आए तो वो ऐसा करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल ये करते हैं कि जब उनके पास प्रोजेक्ट आता है तो हमने देखा है कि बहुत सारे टीचर पहले घर बनाते हैं नया उस प्रोजेक्ट से, फिर गाड़ी लेते हैं उसी प्रोजेक्ट से, लेकिन एट द एंड उस लैब में या उस फंडिंग से कुछ भी नहीं होता। मैं आज भी मुझे याद है कि डॉक्टर इकराम के पास 5 लाख का प्रोजेक्ट आया था NRPU का, वो 1 साल के लिए होता है। तो उसमें डॉक्टर इकराम के अपने 30,000 लगे थे उस प्रोजेक्ट को फिनिश करने में। अच्छा जी, देखिए डेडिकेशन की बात है। He was very young and dedicated towards research, और उन्होंने की और हमने सीखी। अच्छा, ये क्या वजह है कि देखिए फंडिंग मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ ज़राए से हासिल कर लेती है यूनिवर्सिटीज़। मैंने देखा है कि एग्रीकल्चर में देख लें, यूजीसी में देख लें, लाखों नहीं करोड़ों का बजट एक किस्म का आता है, मुख्तलिफ इदारे मुख्तलिफ लोग दे रहे होते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स पे नहीं लग रहा होता। इसके पीछे क्या, इसके ऊपर क्या, कौन सा मैयज होने चाहिए ताकि ये स्टूडेंट्स जो है वो मुस्तफीद हो इससे? सर, उसमें देखिए ना, स्टूडेंट भी नाअहल है ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये वन साइडेड ना, प्यार 2 साइडेड होता है, 2 साइडेड होता है, तब वो प्यार चलता है। अब स्टूडेंट क्या करता है, उसको कहा जाए ना कि ये आपने ये प्लेजरिज्म रिमूव करना है इतने टैक्स का, जो कि रिसर्च में है। आपने रिसर्च पेपर लिखना है तो उसका एक प्लेजरिज्म रिमूव करना होगा, उसको खुद अपनी वर्डिंग्स में लिखना होगा। तो स्टूडेंट क्या करता है, वो सॉफ्टवेयर यूज करता है। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि वर्ड्स की घेर फेर करके प्लेजरिज्म रिमूव कर देते हैं। अब वो साइंटिफिक सोसाइटी में वो अनएथिकल एक्ट है, और जो जिसका पकड़ा गया उस पे ऐसा एक्ट लगेगा कि वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। हमारे कितने साइंटिस्ट इसी वजह से बेचारे ब्लैक लिस्ट हो गए ड्यू टू स्टूडेंट्स। अब हम क्या समझें कि स्टूडेंट्स पे हम कितना ट्रस्ट करें? हमारी प्रोफाइल स्टूडेंट्स पे डिपेंड कर रही है, तो हम स्टूडेंट पे भी ट्रस्ट नहीं करते। सेम स्टूडेंट टीचर पे ट्रस्ट नहीं करता, वो कहता है कि इसने मुझे जलील ही करना है, मैं इसके पास रिसर्च करने आया हूं ना, तो इसने मुझे जलील ही करना है, इसलिए मैंने करना ही नहीं। जब वो हो जाएगा ना, टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा, तो ये खुद मुझे कह देगा कि यहाँ से थीसिस पकड़ लो, ये कर लो। ही नेवर सेज कि मैं रिसर्च करने आया हूँ, मैं करूंगा। और सबसे जो मेन एलिमेंट है वो है मैं का आई कैरेक्टर। हमारे स्टूडेंट के पास आजकल आई कैरेक्टर बहुत है। मैंने अभी भी देखा है, मैंने अभी रिसेंटली एक जगह पे देखा, एक स्टूडेंट था,
और एक उसका टीचर था, और दे मेट, और स्टूडेंट उसके पाँव में गिरा हुआ था। क्यों? विद रिस्पेक्ट रो रहा था, एंड ही वाज प्रोफेसर एट दैट टाइम। जो स्टूडेंट था वो प्रोफेसर था, एंड ही वाज क्राइंग टू मीट हिज प्रोफेसर। पाकिस्तान में, ये नहीं कि बाहर, पाकिस्तान में आप भी अगर अपना पास देखेंगे, या आपका भी कोई टीचर आ जाएगा, आपको पता होगा, आप डरते हैं कि इस टीचर आ गया, कोई चपेड़ ना मार दे, कोई करना। हम टीचर को गाली निकाल रहे हैं। हमारे यहाँ स्टूडेंट क्लास से बाहर निकल के कहता है, गाली निकालता है, मैं गाली बता नहीं सकता किस तरह गाली निकालता, क्लास से बाहर निकल के गाली निकाल रहा है। तो आप कैसी रिस्पेक्ट कर रहे हैं टीचर्स की? फिर आप समझते हैं कि आपको सक्सेस मिल जाएगी, या सक्सेस की सीढ़ी पे आप चढ़ सकेंगे? नेवर। तो ये मेन ड्रॉप है उसमें। ये नहीं है कि टीचर रिसर्च नहीं करवा रहा। देखें, अगर वो आपको बर्तन धोने का कह रहा है, पर्सनल काम के लिए कह रहा है, तो शायद ट्रस्ट करके कह रहा है। अगर कोई काम और टेबल साफ करने का कह रहा है, तो शायद ट्रस्ट के लिए कह रहा है। लेकिन उसको आप ये समझते हैं कि मुझसे टेबल साफ करवाए, मुझसे बर्तन धुलवाए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आप करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई टीचर कहता है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं। टीचर का बिल्कुल, ये तो एक बहुत बड़ा रिश्ता है स्टूडेंट के साथ। अच्छा, एक चीज़, आपकी फील्ड ऐसी है बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि हम कहते हैं कि साइंसदान बड़े खुश्क मिजाज होते हैं, बड़े ऐसे होते हैं जैसे कहते हैं इनके अंदर कोई वो नहीं होते, जज्बात नहीं होते। म्यूजिक भी सुनते हैं? somehow I love the English music। अच्छा। और थोड़ा बहुत इंडियन। अच्छा, किस सिंगर को ज्यादा सुनते हैं? इंडिया में अरिजीत सिंह। अच्छा। और पाकिस्तान का आतिफ असलम। अच्छा। दोनों की फाइट भी है। कौन सा इनका गाना कौन सा पसंद है सबसे ज्यादा? अक्सर गुनगुनाते भी हो? गुनगुनाता मैं नहीं हूँ, लेकिन वो जो बस ट्रैक पे आ जाए वो सुन लेता हूँ, ऐसे याद नहीं है। लेकिन जो अगर कोई ट्रैक पे आ जाए तो वो अच्छा भी लगता है सुनने में, लाइक वाइल ट्रैवलिंग बहुत अच्छा लगता है। और कौन सी पसंद करते हैं? ऊद, बिकॉज उसका एक पर्सनल इंटरेक्शन भी है, क्योंकि ऊद को मैंने खुद बनते हुए देखा है। अच्छा। तो इसलिए समहाउ ऊद पसंद है। और इंग्लिश परफ्यूम्स में वर्साचे। और इसके साथ साथ कलर कौन सा पसंद? ब्लैक। कलर ब्लैक पहनने में भी और देखने में भी। क्यों? क्योंकि ब्लैक पे कोई दाग लगा नहीं सकता। अच्छा। व्हाइट पे तो आप किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन पे भी अगर उसने व्हाइट कुर्ता पहना है तो फाड़ देते हैं। अच्छा, तो कलर आपको ब्लैक पसंद है। कभी जिंदगी में मोहब्बत भी हुई? This is somehow the question which should not be revealed, क्योंकि मैं recently married हूँ। लेकिन कह सकते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में कोई एक ऐसे लम्हे आते हैं, है ना, इंग्लिश की एक क्यूट्स के जिंदगी के नशीबो फ्राज। तो यस, somehow आप कह सकते हैं, लेकिन somehow आप इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं कि यस, नहीं भी हुई भी। लेकिन इसमें ये है कि if I have been researcher right now, ये इस वजह से हुआ, ड्यू टू मोहब्बत से दूरी रही, या मोहब्बत कभी हुई ही नहीं? हुई नहीं, दूरी रही। अच्छा, किसी के साथ ऐसा इंटरेक्शन नहीं हुआ? नहीं, इंटरेक्शन तो हुआ। आप ये नहीं कह सकते कि इंटरेक्शन आज मैं क्यों कि नहीं हुआ, तो ये गलत होगा। क्योंकि मैं को एजुकेशन में पढ़ा, बीएस में, एमफिल में भी को एजुकेशन में पढ़ा, बाहर भी रहा। तो हम ये नहीं कह सकते कि इंटरेक्शन नहीं हुआ। लेकिन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इफ यू ट्राई टू फोकस ऑन योर गोल्स, मैंने कुछ चीजें फिक्स कर रखी थी। इवन हम जो 6 क्लास फेलो थे, बैक बेंचर्स थे, ये भी मैं बता दूं कि हम बैक बेंचर्स थे। तो हमने ये अपने अंदर फिक्स किया था कि वी विल नॉट मूव टू दिस। हम जो गोल सेट करके बैठे हैं, हम वो कर लें, फिर देखा जाएगा कि अगर उसके बाद कुछ हुआ तो ठीक है। शादी पसंद से हुई? नहीं, अरेंज हुई, पर अब ये पसंद की हो गई। अच्छा, अब ये पसंद की हो गई है। मुतमईन है आप लाइफ से? बिल्कुल। जाते जाते क्या ऐसी चीज़ है जो इस वक्त हमारे मुल्क में, जिसे कहते हैं कि ये स्टूडेंट्स के हवाले से ख़ास तौर पर इनका, ये जिस तरह के आपने बताया कि ये हर स्टूडेंट ये चाहता है कि डॉलर्स कमा लूँ, पैसा कमा लूँ बाय ऑल मीन्स, इस तासुर को, इस एक किस्म के इन रवैयों को, इनको एक किस्म का ख़त्म करने के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? मैं ना इसमें ये कहूँगा कि मेरे बाप, अल्लाह ताला उनको जन्नत में अता फरमाए, वो मेरे आइडियल भी थे, मेरे दोस्त भी थे, यार बेली भी थे, और चड्डी बड्डी फ्रेंड भी। मैं उनको ही कहूँगा क्योंकि मैं उनकी गोद में BS तक उनकी गोद में सोया। तो कोई भी बंदा इस चीज़ को बिलीव नहीं करता कि मैं BS तक अपने बाप की गोद में सोया, लेकिन मैं सोया हूँ। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ कही थी कि स्टिल आई रिमेंबर दैट लाइन के, पैसा तक कंजरा को भी बहुत होता है। आपको रिस्पेक्ट कमानी चाहिए, इज्जत कमानी चाहिए। पैसा कमाया नहीं जाता, पैसा बनाया जाता है।
और वो बन जाता है जब आप फोकस और टाइम दें। मैं सर एक टाइम था कि मैं समझता था कि मेहरान कार इस दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कार है। नहीं देखी थी, घर में नहीं थी कभी ना। घर ऐसा था बड़ा वो था, लो कास्ट विलेज से मेरा ताल्लुक है और हमारी फैमिली एक लो कास्ट थी। हम इतने अमीर कभी नहीं थे, बड़ी मुश्किल से बाप मेरा फीस पूरी करता था। एमफिल की फीस मेरे बाप ने मुझे नहीं दी थी कि इतने हालात थे। उन्होंने कहा बेटा एमफिल करना है तो खुद अपने पैसों से करो। एंड एट दैट टाइम हाउ आई मैनेज, आई डू द 5 जॉब्स एट वन टाइम। 5 जॉब्स एक टाइम पे मैं करता था और तकरीबन रात 12 बजे सोता था और सुबह फिर 2 बजे 3 बजे उठ जाता था। लेकिन पॉइंट ऑफ कंसर्न फिर वही, फोकस है, टाइम है, तो ये पैसा भी आ जाना है। और इस पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इज्जत, वाइट कॉलर। वो जब वाइट कॉलर आपके पास आता है ना, 4 बंदे आपको खड़े होकर कहते हैं ना हाँ जी ये वैसे मत है, तो वो जो आपको अंदर से इमोशनल फीलिंग आती है ना, वो ये पैसा कभी दे ही नहीं सकता। पैसा बहुत सारी खुशियां ले सकता है। आज आपके पास लग्जरियस गाड़ियां हैं, किस्म का लग्जरियस किस्म का आप ट्रैवलिंग करते हैं भाई, इधर हर यूरोपीय मुल्क में जाते हैं, तो कोई ऐसी चीज़ जिसको आप आज तक समझते हैं, कोई कमी ऐसी, कोई ऐसा लम्हा जो आप समझते हैं कि इसको इसके ये जो है वो आपको आप आज तक याद हो? आपको कमी, बाप की कमी। 2022 में मैं यूरोप जा रहा था तो मेरे बाप की एक स्टेटमेंट थी, he says that कि तू जाना है तो मैं मार जाना। लाइक वी वर कनेक्टेड टू मच। तो आज भी उनकी कमी वही फील होती है। वही लगता है कि लाइक उन्होंने मुझे देख लिया था कि मैं ऐसा बन जाऊंगा या ऐसा हो जाऊंगा, तो स्टिल उनकी कमी ज़रूर फील होती है। और 2023 में जब ये टॉप 2% का अवार्ड मैंने विन किया तो मुझे किसी ने पूछा कि यार आपको तो बहुत खुशी हुई होगी। तो मैंने कहा कि हाँ खुशी तो ज़रूर हुई है, लेकिन वो बस बाय वर्ड्स थे। अंदर से मैंने जो अपने आप को रिप्लाई दिया था वो ये कहा था कि खुशी नहीं हुई। जिसके लिए ये किया था वो इधर है ही नहीं, वो है ही नहीं। लेकिन आज आप सब कुछ पा चुके हैं अपने उसी वालिदैन की दुआ की वजह से। नाज़रीन आप सुन रहे थे अवैस अहमद, जिस तरह की अपनी स्ट्रगल स्टोरी, जिस तरह की उन्होंने अपना ये सफ़र किया, बिल्कुल बिलो एवरेज एक किस्म का साइकिल पे अपने इस करियर का आगाज़ किया और बसों में भी सफ़र किया और आज पूरी दुनिया में इनका नाम और एक मुकाम है। और पूरी दुनिया में इस वक्त जो यंग साइंटिस्ट हैं उनमें सबसे टॉप स्लॉट में इनका नाम आता है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जिस तरह से उन्होंने ये सफ़र किया ये भी उन्होंने बताया, और ख़ास तौर पर आज के स्टूडेंट्स को और आज के इदारों को क्या करने की ज़रूरत है इसके ऊपर भी उन्होंने तफसील से बात की। उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।